मैं डॉक्टर अनुराग अग्रवाल हूँ। आई एम HOD एंड सीनियर कंसल्टेंट मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद इन द डिपार्टमेंट ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन सर्जरी। आज मैं आपके सामने हिप रिप्लेसमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी क्या होती है? हिप रिप्लेसमेंट के अंदर हम ऊपर का सॉकेट चेंज करते हैं और नीचे का हेड निकाल के एक स्टेम डालते हैं जिसके अंदर हेड अटैच होता है और एक नया जॉइंट बनाते हैं। किन किन केसेस के अंदर हमको हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है? सबसे पहले कॉजेज़ होते हैं AVN, मोस्ट कॉमन कॉज होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये किन किन कारणों की वजह से हो सकता है? कभी चोट लगने की वजह से हो सकता है, आपके हिप में कोई इंजरी हुई, जो एक्सीडेंट हुआ उसमें कुछ एसिटाबुलम फ्रैक्चर हुआ, डिसलोकेशन हुआ, उसकी वजह से AVN हो सकता है, या फिर कोई आपको फ्रैक्चर हो गया, नेक फीमर फ्रैक्चर हो गया, यूनाइट हो गया सर्जरी के बाद, उसके बाद आपको AVN हो सकता है। कभी कभी ये इडियोपैथिक भी होता है। और दूसरे कॉज होते हैं हिप रिप्लेसमेंट के लिए, जैसे कि आपका फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो गया। जो यंग एज पेशेंट होते हैं उसके अंदर हिप रिप्लेसमेंट इंडिकेटेड होता है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इन सब केसेस के अंदर हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब ज़्यादातर मरीज़ का क्वेश्चन होता है कि हिप रिप्लेसमेंट कब होना चाहिए, चाहे हमें प्रॉब्लम है लेकिन कब हमको हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। उसके लिए आप ही इसके आंसर देते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको इसके अंदर पेन होना चाहिए। आपको चलने फिरने में पेन है और पेन होते होते आपको इतना पेन हो गया कि आपको बैठे रहने पे भी पेन है, जिसको हम कहते हैं रेस्ट पेन। आपको पेन किलर्स लेने की ज़रूरत पड़ रही है, आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आपको डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई है, चलने फिरने में आपको लंगड़ापन हो गया है। इन सब केसेस के अंदर जब आपको इतनी प्रॉब्लम हो जाए तो आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना ज़रूरी होता है। ऐसे केस में आपको करा लेना चाहिए। अब इसके अंदर कभी कभी लोग पूछते हैं कि अभी हमारी एज नहीं है इसके अंदर, तो हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादातर यंग पेशेंट्स में काफ़ी करने के लिए होता है। AVN और जो आर्थराइटिस होते हैं यंग पेशेंट्स में ज़्यादा होते हैं, 30 to 50 ईयर्स में ज़्यादा होता है। ओल्ड एज के अंदर पेशेंट ज़्यादातर फ्रैक्चर के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इस एज इज़ नॉट द क्राइटेरिया फॉर द हिप रिप्लेसमेंट। अगर आपके हिप में दिक्कत है और आपको जो मैंने अभी प्रॉब्लम्स बताई थी वो आप फेस कर रहे हो, तो आपको हिप रिप्लेसमेंट कराना अनिवार्य हो जाता है। अब इसके अंदर आपको फोर्थ चीज़ आती है कि आपको इम्प्लांट कौन सा यूज़ करना है। इम्प्लांट के अंदर 2-3 तरीके के इसके अंदर इम्प्लांट आते हैं। एक सीमेंटेड इम्प्लांट आता है जिसके अंदर इम्प्लांट को सीमेंट के साथ फिक्स किया जाता है ऊपर और नीचे। एक आता है हाइब्रिड जिसके अंदर हम ऊपर विदाउट सीमेंट फिक्स करते हैं और नीचे सीमेंट के साथ फिक्स करते हैं। थर्ड आता है टोटल अनसीमेंटेड जिसके अंदर ऊपर हम विदाउट सीमेंट फिक्स करते हैं, विद स्क्रूज सॉकेट को फिक्स करते हैं और नीचे भी जो स्टेम डालते हैं वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटेड स्टेम होती है जो अपना बोन के साथ एक बॉन्डिंग कर लेती है और आगे फिर बॉन्डिंग होने के बाद वो अपनी स्ट्रेंथ ले लेती है। तो दिस इज़ टोटली अनसीमेंटेड इम्प्लांट। अब इसके अंदर आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा इम्प्लांट आपके अंदर डालना चाहिए? ये आपके सर्जन डिसाइड करते हैं। यूजली जो ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स होती हैं ओल्ड एज के अंदर होता है, उसके अंदर हमको सीमेंटेड इम्प्लांट प्रेफरेबल होता है, और जो यंग पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर अनसीमेंटेड इम्प्लांट प्रेफरेबल होता है। लेकिन आपका डॉक्टर डिसीज़न देगा कि आपके अंदर कौन सा इम्प्लांट होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या इवेल्युएट होना चाहिए? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेगा, एग्जामिनेशन करेगा, फिर आपके टेस्ट कराएगा। टेस्ट में सबसे पहले एक्सरे करा के देखेंगे, एक्सरे में कितने चेंजेस हैं आपके, और अगर एक्सरे में चेंजेस नहीं है तो MRI भी करा के देख सकते हैं। आर्थराइटिस के अगर पेशेंट हैं तो आपके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी होंगे, उसके अंदर आपका डायग्नोसिस पता चल जाएगा। फिर आपको प्लानिंग की जाएगी कि आपकी सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी से पहले आपको एक दिन पहले एडमिट किया जाता है, सारे टेस्ट किए जाते हैं, आपकी फ़िटनेस की जाती है, आपके कार्डिक इवैल्यूएशन, फिजिशियन इवैल्यूएशन एंड एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन किए जाते हैं। नेक्स्ट डे आपकी सर्जरी होती है। सर्जरी टुक अराउंड 1 to 2 आवर्स की सर्जरी होती है इसके अंदर, और उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट डे डिपेंड करता है। अगर आपका सीमेंटेड इम्प्लांट है तो आपको वॉकिंग स्टार्ट कर दी जाती है। अनसीमेंटेड इम्प्लांट होता है तो
बोन और इम्प्लांट की बॉन्डिंग होने के लिए हमें 2 to 3 वीक्स तक वेट करना होता है। उसके बाद फिर आपको वेट बियरिंग यानी चलाना फिराना स्टार्ट किया जाता है। हीलिंग इसकी काफ़ी अच्छी होती है, कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम है, ओनली 1 to 2% ही कॉम्प्लिकेशन रेट्स होता है। इन्फेक्शन इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, बट टचवुड इन्फेक्शन हमारे केसेस में अभी तक नहीं हुआ है। सेकेंड इज़ द डिसलोकेशन रेट इज़ वेरी लेस, ओनली 1 to 2%, और अभी डिसलोकेशन हमने नहीं फेस किया है। नेक्स्ट इज़ द पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कभी कभी ब्लड क्लॉट्स हमारे लंग्स में चले जाते हैं। इसके लिए हम पेशेंट्स को पहले से ही मेडिसिन दे के रखते हैं जिससे कि ये चीज़ प्रिवेंटेबल रहे, और इनके वार्निंग साइंस को हम देखते रहते हैं कि जैसे ही अगर कुछ हमको वार्निंग साइन मिलते हैं तो हम इमीडिएटली उस पर एक्शन करते हैं। साथ में हम पेशेंट्स को मेडिसिन भी देते हैं, पंप्स भी लगाते हैं, एंकल एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं। आपका टोटल हॉस्पिटल स्टे इसके अंदर 3 to 4 डेज़ का होता है। 4th डे तक आपकी वॉकिंग हो जाती है, अगर आपके सीमेंटेड इम्प्लांट है आपकी टॉयलेट ट्रेनिंग हो जाती है, आपकी स्टेयर्स ट्रेनिंग भी हो जाती है। फिर पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी आपकी घर पे होती है। इट विल टेक अराउंड 10 to 15 डेज़ की फिजियोथेरेपी आपके लिए सफिशेंट होती है। उसके बाद आप अपनी सारी रूटीन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एंड फुली रिकवर होने के लिए आपको 4 to 6 वीक्स लगते हैं। सो नाउ दिस सर्जरी इज़ वेरी सेफ और काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है विद मिनिमल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो यू कैन गो फॉर इट, एंड इफ़ you want to contact me, you can contact me on my website. Thank you.